जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी मैं समझ सकता हूं कि थोड़े से घबराए हुए, किसकी वजह से? एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि कल एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है। लेकिन वाकई में, सच में अगर मैं बताऊं कि दिल से जो खुशी होती है, वो खुशी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भी हुई होगी, और मुझे तो बिल्कुल हुई है। ये एकदम अचंभित कर देने वाला नोटिफिकेशन देखकर, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन नेवी का, जो नेवी ने इस बार कमाल किया है, सबको अचंभे में डाल दिया है। वाकई बड़े गजब की बात लगी मुझे तो। देखिए, इसमें इस बार जो नेवी की भर्ती आई है, ये बिल्कुल मेरे साथियों अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी है, क्योंकि ये वैकेंसी अब के 2 महीने बाद आने वाली थी। लेकिन जहां मैं देख रहा हूं कि जितने भी कमीशन है, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे वो नेवी हो, वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो इनटेक है ना, इनकी टाइम लिमिट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इनको एक निश्चित टाइम फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें मौका मिले, सीटें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा खाली ना जाएं किसी भी बात को लेकर। ठीक है, तो मेरे शेरों, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सभी में से कल एयरफोर्स का किस किस का एग्जाम है? फटाफट से एक बार बताइए। एयरफोर्स का आप सभी का कल किस किस का एग्जाम है? आप में से सभी शेरों का ज़्यादातर अधिकतम का एग्जाम होगा। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत ज़बरदस्त शानदार वाली तैयारी के साथ आप जा रहे हैं। जाइए, भयंकर तरीके से जाइए। लेकिन कुछ मेरे साथी, मैं पिछले 15 दिनों से देख रहा था, जब से एडमिट कार्ड आए हैं, तो हमेशा ही कुछ एक्स्ट्रा साथी जो होते हैं, मतलब जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई होती है, वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि सर अब कुछ लास्ट के 15 दिनों में काश ऐसा मिल जाए कि भाई मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। भैया मुझे तो पहले याद ही नहीं था कि यार सिलेक्शन भी लेना है, लेकिन अभी 15 दिन में तो बड़ा मन कर रहा है मेरा कि भाई मुझे एक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना है। तो मैंने उनको हमेशा ना पिछले 15 दिनों से एक ही बात समझा रहा हूँ कि मेरे भाई, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर ये कहूँ कि 15 दिन में आप एयरफोर्स में सिलेक्शन ले लोगे, तो शायद फिर इसमें कहीं ना कहीं ये झलकेगा कि मुझे कोई अनुभव नहीं है डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कराने का या एक सरकारी नौकरी का। जबकि ये दोनों ही बातें गलत हैं। मैं पिछले लगभग 4 से 5 वर्षों से डिफेंस के क्षेत्र में हूँ और गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे होती है। तो मैंने आपको लगातार एक यही सलाह दी कि भाई अब आप जितना पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए RWA के फ्री कंटेंट से, और अपने एग्जाम को देकर आ जाइए। अब मेरे शेरों, उन सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है ये, जिनके मन में एयरफोर्स एग्जाम को लेकर टीस थी, कसक थी कि यार काश मैं भी थोड़ा पहले तैयारी कर लेता। और एक बात बता दूं, अब जिनकी तैयारी एयरफोर्स एग्जाम की जबरदस्त है, उनके लिए तो मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा बढ़िया सोने पे सुहागा वाले अवसर तुम्हें नहीं मिलने वाला है। देखिए, मैंने शुरुआत ही ऐसी जगह से की एयरफोर्स के एग्जाम से, जहां से मैं आप सभी को कवर कर सकूं। तो आप में से अधिकतम साथी ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है, उनको तो एकदम गजब का फायदा मिलने वाला है इस वैकेंसी का। और वो साथी जिनकी तैयारी ठीक नहीं है, वो मन में एयरफोर्स के एग्जाम के प्रति शंका मत पालिए। आप तैयार हो जाइए, नेवी के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके बीच में आ चुकी है। मेरे शेरों, मतलब मैं कहता हूं कि इतना बढ़िया मौका मैंने अभी तक भी, देखो जब नेवी की 2 वैकेंसी कंबाइन हुई थी, तब एक बहुत बढ़िया मौका मैंने कहा था, और इसके बाद दूसरी बार आज मैं फिर कह रहा हूं कि एक बहुत जबरदस्त अगर मौका आया है डिफेंस में, असल में नौकरी, असल में देश सेवा में जाने का, आप अगर सच में अपना करियर डिफेंस में बनाना चाहते हैं, तो इससे बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मैं आपको तमाम जानकारी देना अभी दूंगा। बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं अब की बार। एक बार एग्जाम देना है, 2 बार एग्जाम देना है, या 3 बार एग्जाम देना है, सारी चीजों को हम जानते हुए चलेंगे, और फिर अंत में हम बात करेंगे कि आखिर इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, दोनों हम इस वीडियो में कवर करेंगे, SSR भी कवर करेंगे, MR भी कवर करेंगे। 6500 वैकेंसीज में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए एक इनटेक में नेवी ने अपनी वैकेंसी बताई थी, और आपको याद हो कि जब उन्होंने 2 इनटेक कवर किए थे, तो 2 इनटेक के लिए उन्होंने SSR की लगभग 4100 वैकेंसी बताई थी, और MR के लिए लगभग लगभग 400, 382 के आसपास वो वैकेंसी थी। आप मोटा मोटी 400 मानिए। तो अगर 2 इनटेक में 4100 वैकेंसी हैं, तो 3 इनटेक में कितनी हो जाएंगी? 6000। 2 इनटेक में 400 वैकेंसी हैं, तो यहां पर हम 500-600 वैकेंसी तो मान ही सकते हैं। 3 इनटेक है, तो टोटल लगभग और लगभग SSR MR की मिलाकर ये 6500 वैकेंसीज होने वाली हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है 6500 वैकेंसीज। एयरफोर्स उठाइए, नेवी उठाइए, ICG उठाइए, NDA उठाइए, किसी में भी 6500 वैकेंसीज एक साथ नहीं मिलेंगी। और मजे की बात है कि एक नहीं, दो नहीं,
3 इनटेक के लिए आपको लिया जा रहा है, मतलब आपके नंबर एक में कम पड़ गए, दूसरे में नंबर आएगा, दूसरे में कम पड़ गए, तीसरे में नंबर आएगा। ठीक है, आओ एक बार तमाम बातों को जानते हैं। ये अलग की बात है जो नोटिफिकेशन में नहीं दी है, ये मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। तो मेरे शेरों, ये सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निवीर एसएसआर की। कौन कौन से इनटेक कवर हो रहे हैं इसमें? 2025, एक 2026 और 2026। यानी कि पहले अभी लास्ट ईयर तक इन्होंने 2 इनटेक को कंबाइन किया था, अब इन्होंने 3 इनटेक को कंबाइन करने का मतलब ये साफ साफ बोल दिया है कि देखिए अगली साल इसी समय तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। क्या अगली साल भी ऐसे ही 3 इनटेक कंबाइन होंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 2 इनटेक कंबाइन हो जाएं, हो सकता है कि 2 भी ना हो, फिर एक पे आ जाएं, क्योंकि इन्हें अपनी एक साइकिल को सुधारना है, अपने एक चक्र को सुधारना है। क्योंकि अभी भी जैसे आप देखें एयरफोर्स में हो ये रहा है कि 2025 में ही 2026 के इनटेक की तैयारी शुरू हो रही है। तो वो इसलिए किया गया ताकि 2026 का मतलब है कि लास्ट तक आते आते, 25 के लास्ट तक आते आते या 26 तक जाते जाते बच्चे की ज्वाइनिंग हो जाए। तो इसी तरह से नेवी ने भी अपनी साइकिल को सुधारने के लिए ये किया है। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप इंडियन होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों फॉर्म इसमें भर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो योग्यताएं हैं, बड़े ध्यान से तसल्ली से सभी मेरे शेयर सुन लेंगे, योग्यताएं क्या हैं। आप 12वीं पास होने चाहिए, एसएसआर के लिए बता रहा हूं पहले, फिर बात कर लेंगे एमआर के लिए। मैथमेटिक्स फिजिक्स आपकी होनी चाहिए, 12वीं आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स से होने चाहिए। आपके न्यूनतम 50% नंबर होने चाहिए, या आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस या इंस्ट्रूमेंटेशन। 50% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए, या आपने कोई 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स किया हुआ हो, जैसे आईआईटी वगैरह है, आईटीआई वगैरह है सॉरी, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट रहे हों। अब की बार सुनिए, अभी तक किसी भी भर्ती में, डिफेंस की में ऐसा नहीं होता था कि अपीयर्ड कैंडिडेट को मौका दिया जाता हो सिवाय एनडीए के। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तो साफ कहती थी पास वाला बच्चा चाहिए, जिसके हाथ में मार्कशीट है वो चाहिए। लेकिन सुनिए, अब की बार आर्मी में भी ऐसा हुआ है, और भाई साहब यहां भी वो चीज देखने को मिली कि जो साथी अभी 12th क्लास में अपीयर हैं, 24-25 वाले साथी जो थे, जैसे अभी जिनके एग्जाम हुए हैं यूपी बोर्ड वालों के, बिहार बोर्ड वालों के, सीबीएसई बोर्ड वालों के, 24-25 वाले साथी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन के समय उन्हें अपनी मार्कशीट दिखा देनी होगी। तो आपके कोई भाई बहन हो, कोई भी हो जिन्होंने 12th क्लास का एग्जाम दिया है, उनके लिए तो ये एक बहुत जबरदस्त वाली अपॉर्चुनिटी है। ठीक है मेरे शेर। उसके बाद देखिए एज कितनी होनी चाहिए। तो एज का क्राइटेरिया हर एक इनटेक के लिए अलग अलग रखा गया है। कैसे? देखो, अगर 2025 के इनटेक के लिए देखोगे तो आपकी उम्र सीमा 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 तक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र सीमा 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 तक है तो आप इस इनटेक के लिए फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपकी उम्र सीमा 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 तक है तो आप इस इनटेक के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। देखो मोटा मोटी मैं अगर आपको बताऊं कि आप देखिए सबसे कम उम्र सीमा इसमें कितनी है, 1 सितंबर 2004। यानी कि अगर आपकी उम्र 1 सितंबर 2004 से लेकर सबसे अधिकतम उम्र सीमा कितनी है इसमें, 31 जुलाई 31 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2008 है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको जिस उम्र सीमा के हिसाब से आप इनटेक में आ रहे होंगे उसके लिए चुन लिया जाएगा। अब सुनिए, क्या ऐसा होगा कि अगर मेरी उम्र सीमा इस दायरे में आ रही है तो मुझे सेकंड इनटेक के लिए ही चुना जाएगा? नहीं। देखो सिलेक्शन जो होगा उसका प्राथमिक आधार होगा लिखित परीक्षा में तुम्हारे नंबर कितने हैं। जिनके लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए हर एक इनटेक में एसएसआर के लिए 2000 वैकेंसी है, एमआर के लिए 200, तो टॉप 2000 को उठा लिया जाएगा। इसमें से जो भी बच्चे पेपर देंगे टॉप 2000 को उठा लिया जाएगा, टॉप 2000 को बुलाया जाएगा, टॉप 2000 को बुलाने के बाद इस इनटेक को फिल कर लिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 2000 वैकेंसी है, तो पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद मान लो उन्होंने शुरुआत में रिटन परीक्षा में 10,000 बच्चों को क्वालिफाई किया, शुरुआत के 10,000 को क्वालिफाई किया, उन 10,000 में से 2,000 को वो क्वालिफाई कर देंगे और क्वालिफाई के बाद उन्हें उनका सिलेक्शन दे देंगे। अब एक बच्चा ऐसा हुआ मान लीजिए कि एक बार के सिलेक्शन के बाद ही मान लो उसकी जो उम्र सीमा थी वो इस दायरे में आ रही थी, तो फिर इसको दोबारा शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। उम्र सीमा का मतलब क्या है? उम्र सीमा का मतलब यही है कि आपको आपकी उम्र सीमा के हिसाब से इनटेक में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मत सोचिए। आपको क्या करना है
आपको फॉर्म भरना है अगर आपकी उम्र सीमा ये है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लाकर फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अब देखो क्या क्या होगा, किस किस समय पर होगा, है ना, क्या क्या होगा और किस किस समय पर होगा। देखिए एक बार, देखो स्टेज 1 है आपकी इस पेपर के लिए। स्टेज 1 जो है आपकी वो है लिखित परीक्षा, ठीक है। सबसे पहली स्टेज है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा तीनों इनटेक के लिए एक ही होगी। लिखित परीक्षा तीनों इनटेक के लिए एक ही होगी और इसकी डेट दे दी है अच्छा, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 29 मार्च से 10 अप्रैल तक। करेक्शन की विंडो आ जाएगी 14 से 16 अप्रैल। स्टेज 1 जो हो जाएगा आपका मई 2025 में आ जाएगा। डेट की जगह खाली छोड़ दी है, कोई भी डेट रखी जा सकती है। और सुनिए मजे की बात कि इसका जो रिजल्ट है वो भी ये मई 2025 में ही दे देंगे। रिजल्ट की डेट खाली छोड़ दी है। अब सोचो उसी महीने में पेपर कराना, उसी महीने में रिजल्ट देना, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 4 दिन का अंतर रखेंगे कि भाई 20 तारीख को पेपर होगा और 30 तारीख को रिजल्ट दे देंगे, नहीं। फिर आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल शुरू में ही आप सभी का एग्जाम हो जाना है। मई के पहले वीक में आप ये मान लें फिलहाल के लिए कि भाई मेरा एग्जाम हो जाएगा। 1 से 7 मई के बीच में कभी भी हो जाएगा। और बिल्कुल मैं कहूं कि सेफ साइड रहना है तो भैया जी तुम मानो कि 1 मई को मेरा पेपर हो जाएगा। आप 1 मई एग्जाम की डेट मान के चलिएगा इस बार के एग्जाम के लिए। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए इन साथियों की प्रोसेस स्टेज 2 के लिए चलेगी। स्टेज 2 में क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टेज 2 में आपका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, फिर से एक पेपर होता है। क्या उस पेपर में कुछ अलग से पूछा जाता है? नहीं, उस पेपर में स्टेज 1 की ही पढ़ाई आपको करनी होती है, अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, उसी में से आपका क्लियर हो जाता है। अच्छा, स्टेज 1 में क्या पेपर पूछा जाएगा वो सारी बातें भी बताऊंगा, पहले डेडलाइन सुन लीजिए। अब देखो स्टेज 1 में आपने सभी ने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, उसमें से इस पहले इनटेक के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा। जितने भी साथी स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे उन सभी को पहले इनटेक के लिए नहीं बुलाया जाएगा। 1/3 जो टॉप 1/3 होंगे उनको इस इनटेक के लिए बुला लिया जाएगा अग्निवीर 2 2025 के लिए। उनके लेटर जून के महीने में आएंगे। स्टेज 2 उनका जुलाई में हो जाएगा और उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी सितंबर में। चलो भैया ये सीट भर जाएंगी इनटेक 1 की। अब जैसे मान के चलिए इन्होंने लेने हैं हर एक इनटेक में 2000 बच्चे एसएसआर में, मान लीजिए। अब 2000 बच्चे अगर एक इनटेक में लेने हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 2000 को ही शॉर्टलिस्ट करेंगे, या मान लो तीनों इनटेक में मिला के 6000 लेने हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 6000 को ही करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे मेडिकल में भी बाहर निकलेंगे, कुछ फिजिकल में भी बाहर निकलेंगे। मान लो इन्होंने एक सीट पे 3 बच्चे किए, मान लो इन्होंने 3 क्या 10 कर दिए, तो कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे? अगर एक सीट पे 10 बच्चे की फाइट रहेगी तो 6000 सीट के हिसाब से ये लगभग 60,000 बच्चे मान लीजिए शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो पहले इनटेक में मान लीजिए इन्होंने बुलाए 60,000 बच्चे अब की बार लगभग पेपर पास करेंगे और उसमें से लगभग 20,000 को पहले इनटेक के लिए बुला दिया जाएगा। और उसके बाद इन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे ही इनकी सितंबर में ज्वाइनिंग खत्म करा देगा कमीशन, फिर अगले बच्चों को बुलाना शुरू कर देगा। जो 40,000 में से बीच वाले 20,000 हैं उनको यहाँ बुला लेगा, उनमें से 2,000 को ज्वाइनिंग दे देगा। फिर नीचे के जो 20,000 होंगे यानी 60,000 में जो सबसे नीचे होंगे उनको बुलाएगा और उनको ज्वाइनिंग दे देगा। एक साथी पूछता है कि भैया मैं यहाँ मेडिकल अनफिट हो गया, क्या मुझे यहाँ या यहाँ मौका मिलेगा? नहीं, आप मेडिकल अनफिट हो गए तो फिर आपको कोई मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है साथी, तो ये हो गई पूरी की पूरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। 3 बार में बच्चों को बुलाया जाएगा। इसमें देखिए फायदा क्या होगा, इसमें मेरे शेर फायदा होगा उस बच्चे का कि जो पढ़ने में थोड़ा सा एवरेज है, मीडियम है, या वो बच्चा जो 1 या 2 नंबरों से रह जाता है। देखिए 1 नंबर से रहने वाले बच्चे की मैं कभी कोई गलती नहीं मानता। हो सकता है उसका उस दिन लक ना रहा हो सकता है बहुत सारी चीजें हो गई हों, तो 1 नंबर से रहने वाले बच्चे की इसमें कभी भी कोई गलती नहीं होती है। तो यहां उन बच्चों को बहुत अच्छे से मौका मिल जाए। ठीक है भैया, अच्छा जी, तो ये तो समझ में आ गई मुझे कि किस तरह से क्या क्या होने वाला है। अब सुन लीजिए कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन एसएसआर के लिए जो होता है मेरे बच्चों, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं और 4 सब्जेक्ट हैं आपके, इंग्लिश है, साइंस है। साइंस में 80% आपकी फिजिक्स है और लगभग 20% आपकी केमिस्ट्री है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है और उसके बाद आपकी जीएस है। जीएस में 80% जीएस है और 20% लगभग आपकी कुछ रीजनिंग भी यहाँ पर दे दी जाती है।
सारे के सारे सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और 0.25 की आपकी पेनल्टी होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 की इसमें आपको दी जाएगी। ये हो गया एसएसआर का। सिलेबस क्या रहता है तो ये नोटिफिकेशन में नहीं दिखा होगा आपको, ये वेबसाइट से सिलेबस मैंने लिया है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नज़र मार के देखें कि पूरी 11th और 12th क्लास की साइंस है, उसके बाद 10th लेवल की थोड़ी सी केमिस्ट्री है, यानी कि 4 पार्ट आपके फिजिक्स हैं और 5वां पार्ट जो है आपका वो है इसमें केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, यहाँ पर आपका मैथ्स है, इंग्लिश है और यहाँ पर आपकी जीएस है, और जीएस में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर रीजनिंग का भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका एग्जाम पैटर्न। अच्छा, अब सुनिए इस बात को, ये क्या कहता है, एक बात और इन्होंने अब की बार नई डाल दी है। आपको अगर पता हो तो पहले जो नेवी के फॉर्म थे, मतलब नेवी के जो एडमिट कार्ड थे पेपर के लिए, वो परसेंटेज के बेस पे आते थे, लेकिन जब ये भर्ती अग्निवीर हुई तो इन्होंने कहा कि नहीं, परसेंटेज नहीं, अब सभी को मौका मिलेगा। अब चूंकि ये जानते हैं कि अगर देखो 3 इनटेक हम एक साथ ले रहे हैं तो फॉर्म भी बहुत सारे भरे जाएंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट हो जाएंगे, हो सकता है बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएं और हम इस कैपेबिलिटी में ना रह पाएं कि हम पेपर ऑनलाइन करा सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि उस समय पर हम परसेंटेज का क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। अगर किसी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए या मान लो कुछ ऐसी बात हो गई जैसे कोविड आ गया था, मान लो पेपर ही नहीं हो पाया, तो भैया फिर हम 10th और 12th का परसेंटेज का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। वो एक बात की बात है, इस बात के चांसेस मुश्किल से मुश्किल 5 या 10% हैं, बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस नहीं है। अगली चीज़ सुन लीजिए, आपका स्टेज 2 एग्जामिनेशन। अच्छा, स्टेज 1 में आपका पेपर हो जाएगा, पेपर के कुछ समय के बाद वो डेडलाइन दे रखी है, आपकी कट ऑफ लगेगी, कट ऑफ के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब सुनिए, एक इसमें मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जिन साथियों के पास एनसीसी है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है जिन साथियों के पास, उनको इस बार बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और फायदा वो पूछ रहे हैं कि भैया नंबर कितने मिलेंगे, तुम्हें पेपर ही देने की जरूरत नहीं है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले साथियों को लिखित पहली स्टेज की लिखित परीक्षा नहीं देनी है, उन्हें देनी है सेकंड स्टेज। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले साथियों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज ये है, देखो साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि वेरीफाइड कैंडिडेट शैल बी एक्सेप्टेड स्टेज 1 इन INET एग्जाम एंड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एट द INET एग्जाम। कि जिन साथियों के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उन्हें स्टेज 1 देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, तो एनसीसी वालों के लिए तो एक बड़ी जबरदस्त न्यूज यहां पर आपकी निकल कर आई है। चलिए, तो स्टेज 1 हो जाएगा, उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको जाना है स्टेज 2 में। सारी डेडलाइंस दे रखी हैं, कौन सी चीज कब होनी है। तो पहले लॉट में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका स्टेज 2 दे रखा है, कब डेडलाइन होनी है। स्टेज 2 में क्या मुझे कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा? कुछ नहीं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही आता है। आप देखिए पेपर का पैटर्न, 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, वही 25 इंग्लिश, 25 साइंस, 25 मैथ, 25 जीएस, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, अच्छा जी इनकी बिल्कुल पेपर का पैटर्न वही है। तो स्टेज 2 में पहले आपका पेपर कराया जाएगा, पेपर कराने के बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा। भैया जी फिजिकल में क्या होगा? पेपर 1 का भी सिलेबस वही है, बिल्कुल सेम है। भैया फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल में लड़कों को 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में, लड़कियों को 8 मिनट में, लड़कों को उठक बैठक 20, लड़कियों को 15, लड़कों को 15 पुशअप, लड़कियों को 10 पुशअप, लड़कों को बेंट नी सिटअप यानी कि जो घुटना मोड़ के बैठ के ऊपर नीचे, ये लड़कों को 15 और लड़कियों को 10। आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी सिलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी, इसको बोल देंगे हम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। आप जाएंगे सेंटर पे, आपको बुलाया जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह एक बार दोबारा से दिखाएंगे, एक छोटा सा रीमेडिकल दोबारा होगा क्योंकि मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन के बीच में एक थोड़ा सा गैप हो जाता है और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले स्टेज का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होगी स्टेज 2 की बाकी बचे हुए बच्चों के साथ, और फिर प्रक्रिया शुरू होगी बाकी बचे हुए बच्चों के साथ। ठीक है जी, तो यहां तक आपकी उम्मीद है कि एसएसआर से संबंधित सारे डाउट अभी तक भी क्लियर हो गए होंगे। ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आपकी ट्रेनिंग है, और आपकी पहले बैच वालों की ट्रेनिंग जो है वो ये मान लीजिए कि सितंबर 2025 में कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आप आज से भी देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मात्र 5 महीने में अगर फॉर्म भरने से लेकर ट्रेनिंग करा सकता है तो फिर मैं कहूंगा वो नेवी है। आज तक कोई कमीशन 5 महीने में
फॉर्म से लेकर ट्रेनिंग तक का सफर पूरा आज तक नहीं कर पाया। अगर सच में नेवी ने ये कर दिखाया तो ये एक इतिहास बन जाएगा डिफेंस के क्षेत्र में। चलो, तो ये हो गई आपकी नेवी एसएसआर की बात। अब बहुत सारे साथी कह रहे हैं, एमआर की भी अभी शुरू करूंगा मैं, लेकिन बहुत सारे साथियों के मन में एक शंका है कि भैया अब इसकी तैयारी कैसे होगी। देखो बहुत ज़्यादा समय है ही नहीं। अब पेपर तो सभी के लिए एक होगा, तीनों इनटेक के लिए पेपर एक होगा। अब बड़ी समस्या है कि तैयारी को हम कैसे करेंगे, समय बहुत है ही नहीं। अगर मैं मान लूँ 1 मई भी हो पेपर के लिए तो कितने दिन बचे, मैं आज से भी शुरू करूँ तो 10 दिन मार्च के और 30 दिन अप्रैल के, मेरे पास बचे हैं 40 दिन। अब मुझे आप ये बताइए आप में से कि कितने साथी ऐसे हैं जिसने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक भी, जो बिल्कुल नेवी के लिए अभी फॉर्म भरेंगे और नेवी का सिलेबस या नेवी जैसे मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ऐसा सिलेबस 11वीं और 12वीं का मैथ, 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, इंग्लिश और जनरल साइंस किसने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, चाहे वो एसएसआर के हों चाहे वो एमआर के हों। एमआर का थोड़ा अलग सिलेबस है, उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, अभी बस एसएसआर वाले बता दीजिए। तो बहुत सारे साथी इसमें ऐसे हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं कि जिन्होंने मेरे कहने पर बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई नेवी की भर्ती, एयरफोर्स की भर्ती, आईसीजी की भर्ती आएगी ही आएगी, तीनों भर्ती आने वाली हैं। आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। हम लोगों ने दिसंबर से तैयारी शुरू कर दी थी और भी नवंबर से ही। तो मेरे साथी जिन्होंने तैयारी कर ली थी बहुत बड़े फ़ायदे में आप हो। एयरफोर्स के लिए जिन्होंने जी जान लगा दी थी बहुत बड़े फ़ायदे में हो। अब आपको क्या करना चाहिए, अब देखो इसमें 2 तरह के बच्चे हैं, मैं तैयारी के लिए बताऊं तो आप में से आधे साथी वो हैं कि जिन्होंने, जो रिपीटर हैं, रिपीटर का मतलब जिनकी तैयारी ओके है, जिनकी तैयारी ओके है। कुछ साथी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनकी कोई भी तैयारी नहीं है। अब देखो अगर मात्र मुझे 40 दिन मिले हों इस पेपर की तैयारी के लिए तो ये आसान काम तो नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। किस विषय को लेके, देखो एसएसआर में मैं बात करूं, इंग्लिश आपकी 40 दिन में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, जीएस आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, लेकिन 2 बड़े सब्जेक्ट मैथ्स जो कि 11th और 12th का है और आपकी फिजिक्स जो कि 11th और 12th की है, वाकई अपने आप में मैं कहूँगा एक चैलेंज होती है अगर आपने इसको कभी भी नहीं पढ़ा हो तो। अच्छा, साथ ही जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है उनके लिए तो ये बहुत गोल्डन चांस मिला है कि एयरफोर्स के तुरंत बाद आपको 40 दिन बाद ही एक और मौका मिलेगा देश सेवा में जाने का, इस वर्दी को पाने का। अब देखो भाई, पहले मैं इनको रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि आप अब कहीं से भी किसी भी बैच के चक्कर में मत पड़ना। आपने जो भी एयरफोर्स के बैच से तैयारी की हो, अगर देखो जैसे हमारा है तो हमने तो एक पहले बैच निकाल दिया कॉम्बो 2.0, उसके बाद जितने भी बैच आए डिफेंस के लिए आपका एक बैच आया वो उनको फ्री दे दिया, ये दिखाने के लिए कि भाई अब आगे आपको तैयारी और किसी बैच से नहीं करनी, कॉम्बो 2.0 आपका सफिशिएंट है। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने सच में किसी भी कहीं के भी जगह के बैच के साथ जुड़ के तैयारी कर ली है एयरफोर्स की, तो भैया जी आपको नेवी की तैयारी बिल्कुल भी अलग से नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपनी जीएस पे फोकस करना है। क्योंकि एयरफोर्स में आपके फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश कवर हो रहे हैं, केवल यहाँ पे आपको अपनी जीएस पे फोकस करना है। तो एक सिंगल बच्चे को भी जिसकी तैयारी पूरी है एयरफोर्स की, उसको कहीं से कोई भी कैसा भी बैच नहीं लेना है। तो भैया मैं जीएस की तैयारी कहाँ से करा रहा हूँ, अरे आरडब्ल्यू है ना, काय को चिंता करते हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो जीएस की तैयारी तुम्हारी मैं करा दूंगा और रीजनिंग की तैयारी तुम्हारी मैं करा दूंगा। तुम्हें कोई भी कहीं से भी कैसा भी बैच लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो भैया ऐसे तो अगर मैं अब मान लो पढ़ाई ही बंद कर दूंगा तो मेरे लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी ना। मेरे बच्चे, तेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी, तुम्हारे लिए आरडब्ल्यू है, अंकित भाटी सर हैं, तो मेरे बच्चे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हम लोग करवाएंगे और बिल्कुल प्रैक्टिस होगी फ्री। आप अपनी थ्योरी रिवाइज करते रहो और प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हें तो कुछ अलग से करना ही नहीं है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, मेरे शेर आ जाओ कि भैया जी मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूं, मेरा क्या होगा। भाई देखो, अगर तुम्हें पता है कि तुम 40 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो तो भाई फिर अपने हिसाब से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता ना, कि भैया मुझे नहीं पता कि कैसे कहाँ से तैयारी होती है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, मुझे कुछ नहीं पता, और स्पेशली 11th और 12th के वो बच्चे कि जिन्होंने बहुत अच्छे से 11th 12th पढ़ी है लेकिन वो अभी सब्जेक्टिव मामले में लिखना जानते हैं,
कॉम्पिटिटिव में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन पड़ती है, वहां तो बस 40 सेकंड में क्वेश्चन का उत्तर करना है। वो 40 सेकंड में प्रश्न का उत्तर आप नहीं देना चाहते तो आपको जरूरत है कि फिर किसी की गाइडेंस में आ जाओ, किसी व्यक्ति के अनुभव में आ जाओ और तुरंत उससे जुड़ो और अपनी तैयारी को शुरू कर दो। देखिए, मैं तो अगर इन बच्चों को भी मना करूं कि नहीं भाई आप अपने आप पढ़ाई कर लो, तो असल में कर ही नहीं पाएंगे। तो सिर्फ फ्रेशर बच्चों की हमेशा उम्मीदें रहेंगी RWA से कि इस 40 दिनों में कुछ लेकर आए। तो मेरे बच्चे, आप सभी की उम्मीदें अगर हैं, अच्छा बताइए कि कौन कौन चाहते हैं कि मैं फ्रेशर हूं और एटलीस्ट मेरे लिए एक ऐसा बैच आए जो नेवी के लिए फुल्ली डेडिकेटेड हो, तो मैं तैयारी मेरी भी हो जाएगी। एक बार वो साथी दिल बनाकर भेजो, क्योंकि मैं वो काम करता हूं जो असल में आपकी जरूरत है, जो आपकी नीड है, मैं उन कामों को करता हूं। अगर आपकी जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, सबसे बड़ा बच्चा ये परेशान होता बैच के लिए, लेकिन मैंने खुल के मना किया है कि इस बच्चे को तो बैच लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब अगर सुनो, तुम ये चाहते हो कि भैया बैच आ जाए और हमारी तैयारी हो जाए, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, 40 दिन में सच में तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर तुम्हें मन में एक एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है ना, इनकी हम 2-2 क्लास भी पढ़ लेंगे या 2-2 घंटे क्लास पढ़ेंगे। इनकी क्लास अगर 2-2 घंटे होंगी तो ही तुम 40 दिन में अपना सिलेबस अच्छे से खत्म कर पाओगे। 1-1 घंटे की क्लास से तो नहीं होगा। अगर तुम मुझसे ये वादा करो, प्रॉमिस लिख के कमेंट सेक्शन में भेज दो कि भैया 2 घंटे इसे पढ़ लेंगे, 2 घंटे इसे पढ़ लेंगे, 1 घंटे इसे, 1 घंटे इसे, 2 और 2 4, 5 6 घंटे ये हो गया, प्लस लगभग 4 घंटे प्रैक्टिस और प्लस 1 घंटे रिवीजन, मैं लगभग 10 से 11 घंटे पढ़ लूंगा। भाई 10 घंटे तो मिनिमम तुम पढ़ सको तो ही फिर तुम किसी बैच के साथ जुड़ना, नहीं तो फिर अपने माता पिता की मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई भाई मुझे नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा फिर आपसे, क्योंकि शायद ऐसा आपको YouTube पे कोई पहला बार मिल रहा होगा कि जो आपको झूठे लालच ना देकर बार बार इस बात को कह रहा होगा। देखिए, मुझे पता है 40 दिन वाकई मुश्किल है तैयारी इसकी, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारा बच्चा फ्रेशर है। हालांकि मैं तो बहुत पहले से समझाता आ रहा हूं आपको, वैकेंसी आएगी, समय कम मिलेगा, बट फिर वही बात है कि आपको चीजें थोड़ी सी देर से, थोड़ी सी लेट से समझ में आती हैं। फिर वही चीजें हो गई, अब आपके पास दिन कम बचे हैं, तो भैया अब क्या मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ दूं? नहीं, उम्मीद तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा, अब तुम देखना मेरे पास अब के ये सिर्फ एक मौका है, लास्ट चांस है कि हम 40 दिनों में तैयारी कर लें। अगर कोई बच्चा 15 दिन बाद आता है कि भैया 25 दिन है, क्या मैं तैयारी कर लूंगा, मैं अभी उसके साथ ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा जैसे मैं एयरफोर्स वाले बच्चों से पिछले 15 दिनों से हाथ जोड़ रहा हूं कि भाई नहीं हो पाएगा। और ये मान लेना कि या तो जान लगा देना या जाने देना, क्योंकि 1.5 साल फिर से कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है भैया जी। नेवी SSR के लिए तो कोई वैकेंसी आपको अगले 1.5 साल नहीं देखने को मिलेगी। तो ये है नेवी SSR की पूरी जानकारी। अब ये काम कर लेता हूं मैं ना, नेवी MR के लिए एक दूसरी वीडियो करा लेता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो तुरंत ही आपको अभी 5 ही मिनट में 7 बज के, बस आप ऑनलाइन रहिए, अभी आपको चैनल पे दूसरी वीडियो दिख जाएगी। मैं नेवी MR की जानकारी पूरी दूसरी वीडियो में ले आता हूं, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा बैच कब आएगा, कैसे आएगा, तो उसकी जानकारी मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँगा कल सुबह। और इसका टाइम रख लेते हैं हम लोग, आप रखिए लगभग 8 बजे रख लीजिए, कल सुबह 8 बजे, यानी कि कल सुबह 8 बजे इस बैच की संपूर्ण जानकारी मैं लेकर आऊंगा कि कब इसकी क्लास शुरू हो रही है, मतलब कैसे कैसे क्या क्या हमारा प्लान है, उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है साथी, फ्री बैच की आप बात कर रहे हैं, अगर फ्री बैच की मुझसे वही कहना कि जो प्रिपरेशन जिनकी पूरी हो चुकी हो, मैं उनके लिए वादा करता हूं कि तुम्हारे फ्री प्रैक्टिस सेट में चलाऊंगा और तुम्हारे लिए फ्री प्रैक्टिस सेट ही होंगे। ठीक है भैया, तुम्हारे लिए इतना मेरे पास है। तो अभी हम तुरंत मिल रहे हैं नेवी MR की वीडियो के साथ, क्योंकि अब सारे साथी तो ऐसे हैं नहीं कि जो नेवी MR वाले होंगे, और आपके समय से बढ़ के लिए मेरे कुछ भी नहीं है। आपका समय मैं वेस्ट कर रहा हूं, उसका कोई फायदा नहीं है। नेवी MR की दूसरी वीडियो में अभी शेड्यूल करा देता हूं। मिलते हैं नेवी MR की वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।